नमस्कार साथियों, आज के ये 11वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे मुख्य वक्ता श्री सचिन लोटारकर जी हैं, जो बीएससी एमबी और फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑफ बैंकिंग में के लिए काम करते हैं और एस्ट्रोलॉजी में भी अपनी महारत हासिल किए हुए हैं। तो आज हम उनसे इस समस्या और इसके निवारण के बारे में कुछ सुनेंगे। तो मैं श्री सचिन लोटार जी का स्वागत करता हूँ। आइए, नमस्कार। उसके पहले मैं सचिन जी के सब्जेक्ट का 5 मिनट का इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। हाँ जी, धर्मेंद्र जी, इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते सदा। फ्रेंड्स, आज हम हमारे देश के किसानों के बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए, हमारे देश के सबसे सादा जीवन व्यतीत करने वाले प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जिसका अर्थ है कि हमारे देश में दो व्यक्ति सबसे ज्यादा जरूरी हैं, एक किसान और एक जवान। और हम प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर ये दिवस मनाया गया, क्योंकि उन्होंने किसानों के हित के लिए बहुत काम किया। और उन्होंने ये भी बोला कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों और खलिहानों से गुजरता हुआ निकलता है। पर हमने ऐसा तो कभी देखा नहीं, हमारे शहर में रहने वाले लोग ऐसा सोचते ही नहीं है। वो सोचते हैं हमारी खुशहाली का रास्ता मॉल से निकलता है, हमारी खुशहाली का रास्ता हमारी तिजोरी से निकलता है। तो देखिए, जब मनुष्य जाति ने अपनी प्रोग्रेस की, तो सबसे पहले तो वो जंगली जानवरों को भाग भाग के मारता था, उनको खाता था, और ऐसे जीवन में उसके पास जरा सा भी समय नहीं बचता था। पर जब खेती चालू की, तो उसके बाद उसके पास समय बचने लगा और तरह तरह के आर्ट्स वो खुद के जीवन में डेवलप करने लगा। तो ये खेती कितना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके कारण ही हमारी लाइफ इजी हुई है। परंतु हमारे देश के किसानों की बात बहुत गंभीर है। हमारे देश में इतने किसान हैं जिनके पास जमीन नहीं है, जिनको लैंडलेस फार्मर्स कहते हैं। ऐसे भी किसान हैं जिनके पास बहुत कम जमीन है, मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स, 1 से 2 हेक्टेयर जमीन। और इसका डाटा पूरे देश में उपलब्ध ही नहीं है, किसी को चिंता ही नहीं है कि कितने लोग हैं। पंजाब का भी डाटा मुझे मिला था, तो 13 से 14 लाख खेत मजदूर हैं जिनके पास जमीन नहीं है। तो ऑलमोस्ट 93% एग्रीकल्चर में काम करने वाले ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है। और आप जानते होंगे कि विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन चलाया था, और आप ये देखिए उनकी कितनी दूरदृष्टि थी कि 93% लोगों के पास जमीन नहीं है, उनको जमीन मिलना चाहिए वो किसानों को, ताकि हमारे देश का भला हो सके। ये जो है ना, देश को देखने का बर्ड्स आई व्यू, ऊपर से देखने का, हमारा जो आई है, ईगो है, उसको डिसॉल्व कर दो और ऊपर से देखो कि देश में क्या समस्या है और कैसा निदान हो सकता है। वो विनोबा भावे जी ने देखा था और इसीलिए उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। परंतु हम क्या करते हैं, हमारे शहर का सत्य ये है कि जब हम कमाना चालू करते हैं और हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है, तो सबसे पहले हम फार्म हाउस खरीद लेते हैं। मतलब वो एग्रीकल्चर की लैंड खरीद के हम अपनी लग्जरी के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए उस लैंड का पीस खरीद लेते हैं। जबकि हमको करना ऐसा चाहिए कि हमको ढूंढना चाहिए कि किन किसानों के पास जमीन नहीं है, उतना दें। पर वो सोच आने के लिए बहुत जबरदस्त टाइम लगेगा। फिलहाल तो यही है कि शहर में जिसके पास ज्यादा पैसा है उसने फार्म हाउस खरीदा। कितने लोगों के पास जमीन नहीं है? 100 मिलियन घरों के पास, जिसका मतलब 300 मिलियन पॉपुलेशन के पास जमीन ही नहीं है।
और हम यहाँ बैठ के अगर हम अपने पेन को हल बना के और सोच रहे हैं और हमारे खेतों से मीलों दूर बैठे और सोच रहे हैं कि किसान की क्या समस्या है, तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि उसकी समस्या क्या है। जो उनके साथ जाता है, रहता है, वो भी समझ सकता है कि किसान का दर्द क्या है। और नेता लोग जो एयर कंडीशन रूम में बैठ के पॉलिसी बनाते हैं और वो पॉलिसी कोई कारगर नहीं हो रही है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो नहीं आ रहा ना किसान के साथ रह के, किसान की समस्या समझ के और उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बना के तो किसान का भला होगा। और ऐसा नहीं हो रहा है। वो लोग ऊपर बैठे बैठे आराम से पॉलिसी बनाते हैं और यहाँ हमारे किसान अपनी जान की बलि देते जा रहे हैं। 2015 का ये डाटा है जिसमें बताया कि महाराष्ट्र में सबसे हाईएस्ट किसानों ने आत्महत्या की है, उसके बाद तेलंगाना है, उसके बाद कर्नाटक है। और आश्चर्य की बात है कि कुछ स्टेट्स में बिल्कुल जीरो सुसाइड लेवल्स हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। उत्तराखंड बहुत अच्छी जगह है, तो यहाँ बिल्कुल जीरो है। कुछ जगह बहुत अनाप शनाप है, तो इनको भी हम डीपली स्टडी करेंगे तो कोई ना कोई तो क्लू हमें जरूर मिलेगा। देखिए कौन हमारे देश में आत्महत्या कर रहा है, वो जादूगर आत्महत्या कर रहा है जो ये पावर रखता है कि वो मिट्टी में से सोना उगा सकता है। हमारे देश का कितना नुकसान होता है हमें पता ही नहीं चलता। बस एक छोटी सी न्यूज आती है कि इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, हम पढ़े और हम 5 मिनट में भूल जाते हैं। पर देश का कितना नुकसान हुआ है ये वो ही जान सकता है जो इमोशनली देश से जुड़ा है। देखिए किसान कितनी मेहनत करते हैं। मुझे मेरे पेशेंट्स ने बताया कि भरी ठंड में आधी रात में जब बिजली आती है, दौड़ के जाते हैं और उनके घुटने तक पानी रहता है। जिस ठंड में हम अपना घर के दरवाजे खोलना पसंद नहीं करते, जिस ठंड में हम रजाई से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, वो दौड़ के खेत में जाते हैं और घुटने तक पानी में भी घुस जाते हैं। देखिए बहुत ध्यान से सोचिए कि किसान अपने खेतों में लगाने के लिए जो भी चीजें खरीदता है वो रिटेल प्राइस में खरीदता है, और जब वो बेचता है तो होलसेल प्राइस में खरीदता है, देता है। तो उसका प्रॉफिट तो मतलब ऑलमोस्ट मार्जिनल, क्या मैं बताऊं आपको, हमारे मेन स्पीकर बताएंगे कि कितनी बुरी हालत है। और देखिए दूसरे देशों में मुझे अभी पता चला कि अमेरिका के देशों में तो किसान मर्सिडीज बेंज में चलते हैं। हमारे देश में अगर किसान अमीर हुआ है तो सिर्फ वो जमीन बेच के अमीर हुआ है, वो खेती करके अमीर नहीं हुआ है। हमारे देश का किसान, जिसको हम हमारे देश की बैकबोन बोलते हैं, बहुत ही दयनीय अवस्था में है। और हम सब बुद्धिजीवियों को इस विषय में काम करके और किसानों की जिंदगी को अपलिफ्ट करना है, तो हमें ऐसा लगेगा हाँ हमने जीवन में कुछ काम किया। और देखिए अगर किसान हमारे देश में खुशहाल होते हैं तो हमारा देश भी खुशहाल होगा। और मुझे तो आज तक, मैं 58 टच करने वाली हूँ, मैंने आज तक अभी तक कोई किसान दिवस सेलिब्रेट नहीं किया। ये लोग कर रहे हैं कृषि जागरण के विद्यार्थी, पर मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था। हमारे यहाँ जो फेमस होते हैं डेज वो तो आप जानते ही हैं, वैलेंटाइन डे, रोज डे और ये डे। तो किसान के लिए हमने अभी तक मैंने तो कभी नहीं सोचा। बस ये है कि पेशेंट्स जो अपने दुख सुनाते हैं मैं सुन लेती थी। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं कहना चाहती हूँ कि किसान की उन्नति ही देश की प्रगति है, और इसके लिए हमें हमारा थोड़ा सा समय तो देना ही होगा। और अगर आज हमने खाना बहुत अच्छे से खाया है तो जैसे शुरुआत में हम भगवान को धन्यवाद देते हैं कि भगवान आपने हमें खाना दिया आज, उसी समय खाना खत्म करने के बाद हमें किसान को धन्यवाद देना चाहिए। और इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री सचिन लोटालकर जी को, जो धर्मेंद्र जी ने बहुत सारी डिग्रियां और पोजीशंस बताई, पर मैं सिर्फ उसकी एक ही डिग्री बताना चाहती हूँ सचिन की, कि सचिन एक बहुत अच्छा इंसान है। सचिन में सेंसिटिविटी बहुत गजब की है, और ये किसी भी विद्यालय में, किसी भी महाविद्यालय में और किसी भी डिग्री से नहीं आती है। पता नहीं कहाँ से आती है सेंसिटिविटी। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ सचिन जी को आमंत्रित कर रही हूँ।
चलिए शुरू करता हूँ मैं। भारत देश संरचना की दृष्टि से गांवों का देश है और सभी ग्रामीण समुदायों में अधिक मात्रा में कृषि कार्य ही किया जाता है और इसी वजह से भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। वो भारत की रीढ़ की हड्डी के समान है, लेकिन आज वो रीढ़ की हड्डी कमजोर पड़ रही है। भारत का किसान गरीब से गरीब होते जा रहा है। क्यों? किसकी वजह से? आइए जानते हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं सचिन लोटारकर और आज हम बात करेंगे कृषि प्रधान देश के किसान की हालत पर। भारत का अन्नदाता मतलब भारत का किसान जो पूरे देश का पेट भरता है, उसकी खुद की झोली हमेशा खाली ही रही है। हमारे देश में कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। आए दिन भारत के किसी न किसी राज्य में किसान आत्महत्या कर रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? कुदरत, सरकार, हम या फिर ये सिस्टम? दुख, दरिद्रता और दुर्गति जैसे शब्दों के माया जाल में फंसे हुए हमारे देश के किसान की हालत ऐसी है कि कोई नीति, कोई नियम, कोई भी योजना उसकी उलझी हुई जिंदगी को सुलझा नहीं पा रही है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ज्यादा बारिश, कम बारिश, तूफान, बाढ़, इन सब कुदरती समस्याओं को हम चाहकर भी नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, बच जरूर सकते हैं और किसान को भी बचा सकते हैं। खेती के लिए सबसे मूलभूत वस्तु जो है वह है पानी। तो सभी जगहों पे सिंचाई के सुगम और समुचित साधन उपलब्ध नहीं है। चलो समझ सकते हैं। तो इसके लिए किसान बोरवेल, कुएं इत्यादि से पानी की व्यवस्था कर लेता है, लेकिन इसके लिए उसको बिजली चाहिए। उसको बिजली नहीं मिलती है। शहरों में, औद्योगिक क्षेत्रों में, व्यावसायिक क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली मिलती है। आप जानते हैं गाँवों में 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे मुश्किल बिजली मिल पाती है। उसका भी कोई समय निश्चित नहीं होता है। कभी रात को आती है, कभी दिन में आती है, कभी शाम को आती है, कभी आधी रात को आती है। आधी रात को जाग कर किसान को जाना पड़ता है खेतों में पानी डालने के लिए। कभी खाना खाते खाते उठकर जाना पड़ता है। चलो वो भी ठीक है। अब बात करते हैं उन योजनाओं के बारे में जो किसानों के लिए बनाई जाती है। तो इसमें ऐसा है कि ऐसी योजनाओं से किसान को फायदा बाद में होता है। पहले कंज्यूमर सेक्टर और औद्योगिक क्षेत्र का फायदा देखा जाता है। बहुत सारी योजनाएं शासन द्वारा बनाई जाती है जो किसान के लिए होती है, जिसमें किसान को आर्थिक और तकनीकी मदद मिलती भी है। लेकिन ऐसी योजनाओं के बारे में किसान को बताएगा कौन? कौन जानकारी देगा? किसान तो पढ़ा लिखा है ही नहीं। अधिकतर किसान जो है वो अनपढ़ रहते हैं, उनको जानकारी नहीं रहती है, उनके पास में कम्युनिकेशन के साधन नहीं होते। तो उनको बताएगा कौन? कौन जानकारी देगा? इसके लिए शासन ने जो है वो कुछ व्यवस्थाएं की हैं, जैसे ग्राम पंचायत, ग्राम सेवक, पटवारी आदि। अब ग्राम सेवक जो है उसका कार्य क्या होता है? किसान को उसके गांव में जाकर हर तरह से हर योजना, हर चीज की पूरी जानकारी से अवगत कराए। अगर आप किसान हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, या आपका कोई परिचित किसान है, तो क्या आप जानते हैं आपका गांव का जो ग्राम सेवक है वो कौन है? किस ग्राम सेवक के अंतर्गत आपका गांव आता है? नहीं बता पाएगा। बहुत से किसानों को जानकारी ही नहीं रहती कि हमारा ग्राम सेवक कौन है। अच्छा, क्या आपको किसी ग्राम सेवक ने किसी भी योजना के बारे में, किसी भी तकनीक के बारे में कभी समझाया है? कभी कोई जानकारी दी है? आप अपने जान पहचान वाले किसानों से पूछना कि कोई ग्राम सेवक आपको कोई जानकारी देता है खुद होके? नहीं। तो फिर ऐसी योजनाओं का क्या मतलब है? क्या लाभ है? मुझे बताइए, क्या फायदा है इन योजनाओं का? किसान को मिलने वाली सब्सिडी, उसे मिलने वाली तकनीकी मदद और उस तक पहुंचने वाली जो भी सुविधाएं जो किसानों को दी जाती है, वो किसानों तक पहुंच ही नहीं रही है। और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो सब कहाँ चली जाती है। ये सब आप जानते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप सबको पता होगा कि हर गांव में एक पटवारी भी होता है। पटवारी का नाम सुना होगा आपने? पटवारी, ये पटवारी बहुत बड़ी चीज होता है ना। गांव वालों का तो माई बाप ही होता है, साक्षात भगवान। छोटे छोटे गाँव कामों के लिए गांव वालों को इसके चक्कर लगाने पड़ते हैं। और यदि अपना काम करवाना हो ना, तो बहुत सारा चढ़ावा प्रसाद भी चढ़ाना पड़ता है उसको, तब काम होता है। पटवारी से मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। मेरी जान पहचान के एक मित्र है, वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है। तो उनका छोटा भाई पढ़ने में कुशाग्र था, पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गया। और किसी काम से गांव गया होगा, तो गांव में जब वो घर पे गया अपने, तो उसके घर में कुछ महिलाएं बैठी हुई थी। और
महिलाएं जो है जब वो पहुंचा तो उसने आदर से सबको प्रणाम किया। तो महिलाएं आपस में बात करने लग गई कि ये बहुत बड़ा अधिकारी है, पढ़ा लिखा है, अच्छा। तो उन महिलाओं में से एक बुजुर्ग महिलाओं ने उससे पूछा, बेटा क्या करते हो तुम? तो उसके भाई ने कहा, काकी ये कलेक्टर है, कलेक्टर। तो काकी ने फट से कहा कि इतना पढ़ लिख गए तो पटवारी बन जाते, कलेक्टर क्यों बने? तो इन्हें पटवारी की इतनी वहां पर पूछ परख होती है गाँव में। कलेक्टर वगैरह को कोई नहीं जानता, पटवारी को सब जानते हैं। खैर, इन सब के बावजूद किसान रोज उगते सूरज से पहले जागकर अपनी दिन की शुरुआत करता है। ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, नंगे पांव खेतों में मेहनत करता है, मजदूरी करता है। और इतनी मेहनत के बाद जो अनाज और सब्जियां उगाता है, आपको पता है इन सब के लिए उसे कितने पैसे मिलते हैं? अरे उसकी मेहनत की को तो साइड में रख दो, मेहनत की जो कमाई है उसको तो साइड में रख दो। जितने पैसे वो लगाता है उतने पैसे भी वापस उसको नहीं मिलते। 2-2.5 रुपए में किसान से खरीदे हुए टमाटर बाजार में 30-40 रुपए किलो में बिक रहे हैं। इसके अलावा गेहूं, चावल बहुत ही सस्ती कीमत में वो बेच के चले जाता है और ऊंची ऊंची दामों में जो है वो बाजारों में बिकते हैं। किसान से मुफ्त के भाव में चीजें खरीदी जाती है और वही चीजें मार्केट में ऊंचे दामों में बेची जाती है। और इस अन्याय के सामने किसान लड़ भी नहीं सकता है, कुछ बोल भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी सुनने वाला ही कोई नहीं। कौन सुनेगा उसकी? यहाँ पर वही लोग खुश है जिनके हाथ में धन है, सत्ता है और ताकत है। जिसके हाथ में हल है वो आज भी गरीबी में, दयनीय स्थिति में दिन काटने को मजबूर है। यहाँ तक कि किसान आत्महत्या करने तक को मजबूर है। आज भी किसान गरीबी, ऋणग्रस्तता के कारण अपनी उपज कम कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य है। फिर आजादी से लेकर आज तक क्या बदला? बताइए आप मुझे। कुछ बदला आजादी से लेकर आज तक? अंग्रेज जो का शासन था, उसके बाद सामंती दास्ता थी, इसकी जगह आज हमारी बहरी और अंधी व्यवस्थाओं ने ले ली है। कोई सुनवाई नहीं। किसान आज भी अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ है। कर्ज के भार तले दबकर आज भी किसान अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए मजबूर है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, शासकीय आंकड़े बताते हैं कि भारत में 1995 से 2008 के बीच 2,40,000 किसानों ने आत्महत्या की। लगभग 10,000 किसानों ने प्रतिवर्ष आत्महत्या की। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद ये सिलसिला थम नहीं रहा है। यह आंकड़ा गिरा जरूर है, लेकिन आज भी देश में लगभग 1,000 किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या कर रहे हैं। और ये तो सिर्फ आत्महत्या के आंकड़े हैं। इसके अलावा कुपोषण के शिकार, स्वास्थ्य सुविधा न मिलने के कारण जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, वो आंकड़ा तो इससे कहीं ज्यादा है। भारत में कृषि बहुत हद तक मानसून पर निर्भर करती है और मानसून की असफलता के कारण नकदी फसलें नष्ट हो जाती है। कीमतों में वृद्धि, ऋण का अत्यधिक बोझ आदि परिस्थितियों से समस्याओं के एक चक्र की शुरुआत हो जाती है। बैंकों, महाजनों, आड़तियों, बिचौलियों आदि के चक्र में फंसकर भारत के विभिन्न हिस्सों में किसानों ने आत्महत्याएं की है। उत्तम बीज, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों व सिंचाई के साधनों के लिए हमेशा ही उसे रुपए उधार लेने पड़ते हैं। वो कभी कर्जे से बाहर ही नहीं निकल पाता है। एक कर्जा चुकाने के लिए उसको दूसरा कर्जा लेना पड़ता है, दूसरा कर्जा चुकाने के लिए तीसरा कर्जा लेना पड़ता है। एक फसल आती है, वो फसल पूरी बेच करके फिर कर्जा कर्जा लेकर के नए बीज खरीदता है, नए कीटनाशक खरीदता है, रासायनिक उर्वरक खरीदता है और फिर जो है उनसे फिर किसानी करता है और फिर पुराना कर्जा चुकाता है, नई किसानी के लिए, खेती के लिए फिर कर्जा लेता है। कर्जे के चक्र में फंसते ही रहता है, फंसते ही रहता है। और जब ये कर्जा फंस जाता है यहाँ तक, तो बेचारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है, मृत्यु को गले लगा लेता है। जिस अनुपात में बीज, उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई की लागत आती है, उस अनुपात में खेती की उपज की कीमत उसको नहीं मिलती है और यही किसानों की बढ़ती परेशानी का मूल कारण है। किसानों के पास भंडारण की भी कोई सुविधा नहीं रहती है। अच्छा, हो भी तो उसके पास सामर्थ्य ही नहीं है भंडारण करने का। कहाँ से करेगा वो? उसको बेचना है, बेच करके पुराना कर्जा चुकाना है, फिर नया कर्जा लेना है। हमारे देश में जिस अनुपात में अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बढ़े हैं ना, उस अनुपात में किसानों की उपज के दाम नहीं बढ़े आज तक। और जो बढ़े भी है तो उसका पूरा पूरा लाभ जो है ना, वो किसानों को कभी मिला ही नहीं। किसान की आमदनी बहुत कम बढ़ी है, उसकी मेहनत का लाभ दूसरे लोग ही ले जाते हैं।
एक आपको जानकारी दूंगा मैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड जो है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषि परिवार की मासिक औसत कमाई जो है वो 8,900 रुपये के आसपास है। इसमें भी पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल के किसानों को हटा दे तो ये और भी कम हो जाएगी। हमारे देश में आज भी आधे से ज्यादा कृषि परिवार कर्ज के दायरे में हैं और हर व्यक्ति पर औसत 1-1 लाख रुपए का कर्जा है। आजादी के इतने साल बाद भी खेती किसानी की इतनी ही तरक्की हुई कि किसानों की औसत आय एक चपरासी की आय से भी कम है। यह बहुत ही चिंतनीय विषय है। एक चपरासी जो शासकीय विभागों में कार्य करता है, उसकी आमदनी भी खेती किसानी से होने वाली आमदनी से ज्यादा है। जबकि भारत जो है वो विश्व में फलों और दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और सब्जियों के उत्पादन में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त है। इसके बावजूद इनके उत्पादन के केवल 2% भाग का ही प्रसंस्करण होता है। अमेरिका में किसानों को उनकी आय का 70%, मलेशिया में 80%, ब्राजील में 70% और थाईलैंड में 30% कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण से मिल रहा है, जबकि भारत में किसानों को प्रसंस्करण से अपनी आय का केवल 2% अंश ही प्राप्त होता है। बाकी का लाभ जो है वो बिचौलिए, आड़तीये और ये भ्रष्ट व्यवस्था इसके पास चले जाता है, कुछ भी नहीं मिलता है। जहां एक तरफ 1995 से 2000 के मध्य भारत में हजारों लाखों किसान आत्महत्या कर रहे थे, वहां पर इसी समय अमेरिका में प्रत्यक्ष आय सहायता समेत किसानों को 12,50,000 करोड़ रुपए की कृषि सब्सिडी दी गई थी। यानी हमारे देश में जब किसान आत्महत्या कर रहे थे तब वहां के किसानों को घर बैठे मोटी रकम मिल रही थी। अच्छा, यूरोप में तो आर्थिक सहायता और भी लाभप्रद है। वहां पर किसानों को जो है, जितने भी किसान होते हैं वहां के, उनको प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपए की प्रत्यक्ष आय सहायता मिलती है। इसके अलावा जो किसान हैं वहाँ के, जो किसानी के खेती के अलावा पशुपालन भी करते हैं और दुग्ध उत्पादन भी करते हैं, उनको अलग से सब्सिडी दी जाती है। अच्छा, ये तो केवल वो राशि है जो अमेरिका और यूरोप के किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता के रूप में प्राप्त होती है। इसके अलावा वहाँ पर जो औसत बाजार का भाव रहता है और जो उन्होंने लक्षित भाव तय करके रखा है, लक्ष्य बना के रखा है भाव का, उसका जो अंतर होता है वो राशि भी किसानों को हुए आर्थिक नुकसान हेतु प्रदान की जाती है। कई यूरोपीय देशों में तो यह स्थिति है कि खेती से जो आय होती है ना, वो अर्थव्यवस्था के अन्य स्तंभों से प्राप्त आय से भी कहीं ऊपर है। इसलिए अब समय आ गया है कि भारत के किसानों को भी एक सुनिश्चित मासिक आय उपलब्ध कराई जाए। किसानों को उनकी फसलों, उत्पादकता और भौगोलिक स्थिति के आधार पर एक मासिक आय सुनिश्चित हो। अभी आजकल एक मुद्दा चल रहा है, आज अभी भी नीति निर्धारकों द्वारा किसानों की दशा सुधारने की दिशा में कुछ नए कानून बनाए गए हैं, कुछ कानून बने हैं, पर क्या वास्तव में इनका कोई लाभ किसानों को मिल पाएगा? क्या वास्तव में इनसे किसानों की दशा में कोई सुधार हो पाएगा, सुधरेगी? आप समझते हैं ऐसा कि कुछ सुधर पाएगा, कुछ सुधार हो पाएगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। खैर, इसका जवाब तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन देखते हैं। देश का वास्तविक किसान तो इन सब की परवाह किए बगैर अपने काम में ही लगा रहता है और उसके नाम पर कुछ धनपति लोग, बिचौलिए लोग, भ्रष्ट लोग राजनीति करते रहते हैं। किसान के पास इतना समय नहीं है जो वास्तविक किसान है कि वो धरना प्रदर्शन कर सके, सड़कों पर बैठ सके। जो लोग उसकी मेहनत से अपनी तिजोरियां भरना चाहते हैं, उन्हीं को पीड़ा पहुंच रही है और वे ही अपने स्वार्थ के लिए नियम कानून बनवाते हैं, तुड़वाते हैं। इन सबके बीच वास्तविक किसान तो ठगा हुआ ही है और ठगा ही रहेगा। उसकी कोई तरक्की नहीं होने वाली, मुझे तो ऐसा लगता है। फिर भी किसान को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है, वो तो केवल अपने कार्य की परवाह करता है। वो तो आज भी कभी रात को 2 बजे, कभी रात को 4 बजे उठकर खेतों में पानी दे रहा है, दिन रात मेहनत करके फसल बोता है, इस मिट्टी को अपने खून पसीने से सींच कर सब्जी अनाज उगाता है। कभी पानी ना बरसे या कम बरसे तो भी जैसे तैसे खुद प्यासा रहकर भी धरती की प्यास बुझाने में जुटा रहता है।
कभी ज्यादा बारिश गिरे तो भी फसलों को बचाने की हर संभव कोशिश करता है। हमेशा एक निष्काम कर्मयोगी की तरह फल की चिंता किए बगैर सतत अपने काम में लगा रहता है। और इसलिए वसुंधरा भी धन्य है जिसके ऐसे कर्मयोगी किसान पुत्र है, जो भले ही स्वयं भूखा रह जाए पर सबके लिए बहुत कुछ करता ही रहा है। यही है इस देश का किसान। धन्यवाद। बहने चल रही है एक बूढ़ी माँ की, जो अपने 138 करोड़ बच्चों को सुबह शाम खाना खिलाती है, और उस 138 बच्चों में से एक को भी फिक्र नहीं है कि माँ के क्या हाल है। तो मतलब हम लोग कितने निष्ठुर होते जा रहे हैं, और हम अपना ध्यान रखने के अलावा किसी और का ध्यान रखने के मानसिकता रख ही नहीं रहे हैं। हम पहले पायदान पे पहुंचे हैं, हम आगे जरूर कुछ सुलझे हुए विचार निकालेंगे, कुछ समस्याओं का निदान निकालेंगे, और हम जरूर कुछ कार्य मतलब सॉलिड काम करके दिखाएंगे, ऐसी मेरी इच्छा हो रही है। और आज मैं बुलाना चाहती हूँ, मैं सबसे निवेदन करूंगी कि सब प्लीज 3-3 मिनट जरूर बोलें। आपके अंदर जो विचारों का सुनामी निकल रही है उनको हमसे शेयर करें। आज हमारे बीच रतलाम के मेरे बहुत ही पुराने बचपन के दोस्त श्री गोविंद जी काकाणी, जो वहाँ के बहुत प्रसिद्ध नेता हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि रतलाम के अखबार में इनका नाम नहीं आया है। तो मैं काकाणी जी से कहूंगी कि आप अपने विचार रखें प्लीज सभा के सामने। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नमस्ते सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। आज की इस बैठक में अपन सब किसानों के हित की बात कर रहे हैं, और एक तरफ देश के किसान फर्जी जिनको बोला जाएगा दिल्ली में सड़क घेर के बैठे हैं। अभी सचिन जी ने बिल्कुल सही बात करी। वास्तविक किसान जो होता है वो इस आंदोलन से बहुत दूर है, उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको जितनी शासन की योजनाएं आज के तारीख में पूरे देश में चल रही है, यदि वो योजनाएं उन गरीब किसान तक पहुंच जाती तो वो गरीब किसान आज तक न जाने कितना आगे बढ़ गया होता। पर तुम दुर्भाग्य है कि कृषि प्रधान देश भारत होने के बाद भी हमारा जो किसान है, चाहे झाबुआ हो, जोबट हो, खट्टाली हो, मनावर हो, ऐसे जो आदिवासी अंचल के जो किसान है, जिनके शरीर पे आज भी देखेंगे तो एक लंगोट दिखती है, और वो बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पाते हैं। और जैसा सचिन जी ने बताया, वो कर्जा ले लेके आने वाले त्योहारों पे, या अपने यहाँ मैयत होती है या कोई शादी ब्याह होती है, उसमें वो कर्जा लेते हैं, उस कर्जे में आज तक डूबे हुए हैं। और ऐसे सैकड़ों प्रसंग हम लगातार देख रहे हैं। मन में वेदना होती है, परंतु योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंचता। तो मेरा ऐसे सुझाव है कि जिनने जो किसान बहुत गरीब है उनके लिए शासन को सोचते हुए जिनने योजनाओं का लाभ ले लिया, जो संपन्न किसान है, जिनके पास भरपूर ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, अन्य संसाधन है, ऐसे किसानों को उन योजनाओं का लाभ न देते हुए ये गरीब किसान के लिए किया जाना चाहिए। तब हम उनकी लेवल को ऊपर उठा पाएंगे, उनकी रियल मदद कर पाएंगे। अब जो संपन्न किसान है उनको क्या देना है? जैसा सचिन जी ने बताया कि उनके पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, तो उनको स्टोरेज की योजनाओं के ऊपर यदि ऋण दे या उनको उसमें प्रवृत्त करें तो निश्चित हो सकता है। मैं जितने भी आज की बैठक में उनको रतलाम के उन्नत किसानों के लिए देखने के कभी भी बना ले आप टूर। रतलाम के अंदर स्ट्रॉबेरी है, अंगूर है, ऐसे अलग अलग उन्नत खेतियों के करने वाले किसान रतलाम में हैं। यहाँ तक कि जैविक खेती में भी हमारे रतलाम के किसान बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैं सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे जरूर रतलाम पधारें, उनकी व्यवस्था करेंगे हम। और शानदार आयोजन, सुषमा जी मेरी बचपन की सखा है, मित्र है, परिवार सदस्य है, तो उनके माध्यम से हम जो देश का सोच रहे हैं, निश्चित आने वाले समय में अपनी जो यह कार्यशाला है, अपनी जो ये टॉकिंग हो रही है आपस में, ये एक दिशा निर्देश करेगी, देश को एक दशा और दिशा दोनों परिवर्तित करेगी। सभी का बहुत बहुत, मैं अभी ब्लड बैंक में बैठा हूँ सुषमा जी। हाँ जी, हाँ, मुझे पता है आपके पास समय बहुत कम है, और धन्यवाद। आप मैंने जिनको जोड़ा है, हेलो। हाँ जी, हाँ जी।
अशोक पाटीदार जी, वो हमारे बीच में बहुत अच्छे किसान हैं, उन्नत किसानी के ऊपर उनका राय लेंगे। वो बहुत माइंडेड है और उन्होंने कृषि के ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च कर रखा है। उनसे हाँ, जरूर आप निवेदन करें। मैं बिल्कुल उनसे कांटेक्ट करके उनको और अब आमंत्रित वो केंद्र की साथ भी जुड़े हुए हैं, तो अपनी बात केंद्र तक जरूर पहुंच जाएगी उनके माध्यम से। हाँ जी, बिल्कुल, मैं जरूर उनसे बात करूंगी। ठीक। और मैं इसी के साथ सोनी जी को आमंत्रित करती हूँ। सोनी जी अपने विचार प्लीज। इस गर्मा सचिन जी जो है बिल्कुल जमीन से जुड़े आदमी जो है जो बोलते हैं वही भाषा उनकी है और वही समझ उनकी है। मैं इस बात के लिए उनको साधुवाद करता हूँ। मेरा ऐसा सोच है कि किसान के बारे में सोचने के पहले कृषि के बारे में थोड़ा सा हमको एक मोटा रिव्यू लेना चाहिए। किसान भी कितनी तरह के हैं, ये जब हम टोटलिटी में अगर बात करते हैं तो हमको इस सिरे से सोचना चाहिए कि किसान वो है जिसकी जो खेतिहर है। खेतिहर का मतलब जो वास्तव में खेत में काम करता है। गोविंद जी को इसका अनुभव बहुत अच्छे से है और वो भी जमीन से जुड़ी बात करते हैं। मैं भी एक छोटा सा किसान हूँ, तो मैं वैसा किसान हूँ, मेरी कैटेगरी आगे आएगी, ये कैटेगरी मेरी नहीं है। खेतीहर वाला जो किसान है जो वास्तव में खेत से जुड़ा है वो खेतीहर किसान है। एक किसान वो है जो बांटेदार होता है, जमीन किसी की और की होती है और वो हिस्सा पाती करके और खेती वो करता है। असल में वो बांटेदार ओरिजिनल किसान है। जमीन किसी लैंडलॉर्ड की है और किसान कोई और है, लेकिन ये दोनों ही किसान है। ऐसा नहीं है कि जिसकी जमीन है वो किसान नहीं है, क्योंकि सरकार की सारी योजना उसी के माध्यम से आती है, उसी के माध्यम से जाती भी है। सपोज फसल का कुछ बीमा नुकसान हुआ है तो बांटेदार को नहीं मिलेगा, जो जमीन का मालिक है वो उसको मिलता है। इस तरह की कई चीजें हैं जो सीधी सीधी जुड़ी हैं। तो एक किसान वो जो बांटेदार है वो भी एक किसान है, इसलिए उसको किसान मानना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पूरी जीविका उस खेत में जाकर के ही पूरी होती है और वहीं से पूरा जीवन उसका और उसके परिवार का चलता है। तीसरी तरीका वो किसान है जिसको लैंडलॉर्ड कहेंगे। लैंडलॉर्ड जैसे मैं हूँ, मेरी जमीन है पर मैं खेत में हल नहीं चलाता हूँ, पर मेरी मैनेजमेंट में मेरी योजना से, मेरे खर्च से और मेरी सुविधा से ही खेती होती है। ये दूसरी बात है। तो इससे इस तरह से मैं खेत से जुड़ा हूँ, तो इस कृषि से मैं जुड़ा हूँ, चाहे मैं खेत में काम नहीं कर रहा हूँ पर इस कृषि व्यवसाय से मैं जुड़ा हूँ। इसके अलावा जो काम करता है खेत में, जो मजदूर खेतीहर मजदूर है, वो भी इस कृषि का हिस्सा है। कि बिना खेतीहर मजदूर के सपोज फसल पक गई है, सोयाबीन आने वाला है और बादल घुमड़ रहे हैं और अचानक उसको 20-50 मजदूर की जरूरत है, अगर पानी गिर गया तो वो खेत में फसल जो तैयार है वो वहीं गड़ जाएगी। तो इस तरह की शुरू से बोवनी से लेकर के पूरी हार्वेस्टिंग तक की जमीन से फसल के पूरा प्रोडक्ट निकालने तक वो मजदूर उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसका जीवन भी और उसका परिवार का जीवन भी उससे जुड़ा है। तो ये कृषि से जुड़ा व्यक्ति, ये भी एक कृषि से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। फिर आज की खेती बैलों की खेती नहीं बची। आज की खेती में हार्वेस्टर भी लगता है, कल्टीवेटर भी लगता है और ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रैक्टर भी लगता है, ट्रॉली भी लगती है, उसको चलाने वाला ड्राइवर भी लगता है। और वो ये सारी चीजें एक मैकेनिज्म कंप्लीट है। वो एक कंप्लीट जो टेक्निकल मैकेनिज्म है वो भी उसी से जुड़े हैं। ज्यादातर लोगों के पास जो ट्रैक्टर हैं वो ट्रैक्टर उसी कृषि में ही उपयोग होते हैं और उनके पास दूसरा कोई साधन ये नहीं है कि उस ट्रैक्टर को दूसरी जगह कहीं यूज वो ले सकता है। तो बहुत रेयरली कहीं कहीं यूज होता है। तो वो भी एक जो जुड़ा हुआ है, उसकी वो कृषि के बारे में सोचो तो उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। इसके बाद आता है कि जो टेक्निकल सपोर्ट देते हैं और जो उसके इनपुट को सपोर्ट करते हैं। सपोज खाद वाले हैं,
बीज वाले हैं, उनकी जो फसल कटी उसको ट्रांसपोर्ट करके शहर तक लाने वाले लोग हैं, ये भी उस कृषि का हिस्सा है। तो जब भी किसी सिस्टम के लिए पूरी बात करेंगे तो इन लोगों को भूलना मुश्किल है। अगर इसमें से एक भी कड़ी को आपने भूला तो कृषि को हम सपोर्ट जो करना चाहें या उस कृषक को, ये सब जो काम कर रहे हैं कृषक के लिए काम कर रहे हैं, और ये कृषक भी उस कृषि के लिए काम कर रहा है जिससे वो प्रोडक्ट निकालना है उसको। तो कुल मिला के कहना चाहिए कि संपूर्ण जब तक इस पूरे सिनेरियो को साथ में लेकर नहीं चला जाए, हम किसान को सपोर्ट नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें जो आदरणीय सचिन जी ने बताई है कि हमारे सिस्टम में कहाँ कहाँ खराबी है। मैं अपना एक अनुभव बताऊं कि मैं जब जमीन को खरीदा था तो मेरे नामांतरण मुझे कराना था, तो उस पटवारी को ढूंढने में 3 महीने लगे और 4 महीने और लगे जब नामांतरण की प्रक्रिया पूरी हो पाई। वो फिर भी वो प्रसाद और वो जो पांव धोक लगे हमारे, तो वो एक हमारी मजबूरी समझो, हमारी से मतलब किसान की एक बड़ी मजबूरी है कि इन लोगों ने हमको कभी नहीं समझा। टोडरमल के जमाने से आज तक यही चले आ रहे हैं, इसलिए इस सिस्टम को बहुत मुश्किल है समझ बदलना। टोडरमल के जमाने की सारी चीजें लगान से अभी तक सारी चीजें वही चल रही है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात यह है कि जो सचिन जी ने कही मुझे बड़ी संवेदनशील वो लगी कि जो इनपुट है वो खर्ची में उसके पास जाता है, और जो खुदरा तक पहुंचते पहुंचते जो भाव बढ़े हुए रहते हैं, जो इनपुट उसके पास खाद बीज वगैरह वगैरह जो भी लगता है वो कहीं और से चला सस्ता है, लेकिन उसके पास पहुंचते पहुंचते बिचौलियों ने उसे बहुत महंगा करके दे दिया। और जब वो प्रोडक्ट तैयार करता है तो उसका प्रोडक्ट वास्तव में अगर हम गांव में जाके देखें तो 10 रुपए किलो का प्याज मिल रहा है वहां पे, और हम 50 रुपए किलो का यहाँ शहर में खरीद रहे हैं। इतना बड़ा डिफरेंस ही बिचौलियों का है। पूरे सिस्टम में यदि कहीं अगर इसमें सुधार नहीं लिया तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसान को कोई सपोर्ट कर पाएगा, ना कोई राजनीति कर पाएगी और न कोई अर्थनीति कोई सफल हो सकती है। जब तक इन सबको एक सिनेरियो में साथ में जोड़कर नहीं देखा गया तब तक इसको ऊपर लाना बहुत मुश्किल है। हमारा साधुवाद है, हमारी सद्भावना सबके साथ है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्या ऑनलाइन सिस्टम से रिप्लेस नहीं किया जा सकता? ऑनलाइन सिस्टम को उन्होंने ही फीडबैक देना है। मुश्किल ये है ना कि ऑनलाइन नामांतरण आज भी होता है, लेकिन उसमें जब तक उसको सर्टिफिकेशन नहीं मिल जाता, यानी उसको इनपुट में जहां वो मौजूद है उस लैंड रिकॉर्ड का जो डाल रखा है, लैंड रिकॉर्ड आज भी हमको दिखता हमारा खेत है, लेकिन उस खेत को हमारा कहना बहुत, जब तक उस कंप्लीट सिस्टम में रेवेन्यू सिस्टम में आप इनपुट नहीं डालेंगे, और इनपुट डालने वाले सबसे पहले पटवारी है, गिरदावल है, तहसीलदार है, ये पूरी सीक्वेंस एक सी है। कलेक्टर के सामने आकर आप जाके बैठे तो वो कहेगा खसरा की नकल आपको पटवारी ही देगा। ये बड़ी मुश्किल है, इस सिस्टम को कोई सुधार नहीं सकता। मैं बिजली बोर्ड से ऑफिसर रहा हूँ, अगर लाइनमैन कुछ नहीं करता है तो मैं साइड पे जाके खड़े हो से काम करवा सकता हूँ, लेकिन कलेक्टर वहां खड़े होके नहीं काम करेगा। ये उस सिस्टम की भी मजदूरी। इसलिए मैंने एक शब्द में कहा था कि ये टोडरमल के जमाने की सिस्टम है, इसको बदलना बहुत मुश्किल हो रहा है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सोनी जी। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री रुपेश कुमार शर्मा जी। रुपेश कुमार शर्मा जी को मैंने हमेशा एक संवेदनशील भारतीय नागरिक पाया, और ये साइंस की बुक्स का ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश टू हिंदी, संस्कृत में, और सारी अपने धार्मिक ग्रंथों में बहुत जानकारी रखते हैं और बहुत ही नेक इंसान है। मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री रुपेश कुमार शर्मा जी को। आप सबको सर्वप्रथम तो मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और सचमुच जो है मैडम को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इतना अच्छा कार्य जो है संपन्न कर रही हैं, और आप सारे बुद्धिजीवी इस महाअभियान से जुड़े हुए हैं। यद्यपि यूं तो मेरा किताबों से लेना देना है,
फार्मिंग या किसानी से बहुत ज्यादा मेरा ऐसा कोई टच नहीं रहा, लेकिन एक लेखक होने के नाते, एक अनुवादक होने के नाते, चूंकि साहित्य से जुड़ाव मेरा रहा है, एक इस नजर से मैं इन चीजों को जरूर देखता हूं। जैसा सोनी जी ने कहा, आपके रतलाम वाले साहिबान ने जो कहा, इन सारी चीजों को देखते हुए मैं एक तो यही कहूंगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो इन सारी चीजों की जो मुझे कहीं ना कहीं एक जड़ एक तो ये लगती है कि संवेदनहीनता, समाज में आई जो संवेदनहीनता है वो अधिकांश समस्याओं की जननी है। और दूसरी चीज मैं ये मानता हूं कि जब तक हम ये नहीं एक जिम्मेदारी का भाव लेंगे कि ये जो चीज हो रही है हमारी अनभिज्ञता, हमारे हाथ पे हाथ रखे रहने की वजह से हो रही है। यदि हम जागरूक हैं, आप देखें चाइना में 70% उन्होंने जो गरीबी और गुर्बत में जी रहे थे लोग, उन्हें इन 60 वर्षों के दौरान उन्होंने बिल्कुल उनका जो है काया पलट करके रख दिया वहां की सरकार ने, और वहां के लोगों का भी उसमें पूरा योगदान रहा। जहां तक जैसे संवेदनहीनता की बात है, जैसे मैं देखता हूं कि कई सारी चीजें ऐसी आती हैं, आप जैसे देखेंगे कि फसल आती है, मैं कई बार, जैसे अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही एक न्यूज में पढ़ा था कि 2 कचरे की वैन ये भर करके जो है इसमें संतरे जो किसानों के द्वारा बेकार हो गए, उन्हें उतना मूल्य नहीं मिला उसका, तो कचरे की वैन में डाल करके वो फेंके गए। अब सोचिए कितनी कितनी एक दर्दनाक बात है किसी भी संवेदनशील इंसान के लिए कि जो धरती माता ने हमें इतना पैदा करके अप नेट का इश्यू आ रहा है शर्मा जी के साथ। को जो हमें देना चाहिए था, तो कहना चाहिए कि ये जो एक चीज है ये समाज में जो आ रही है ये वास्तव में बड़ी जो है बहुत दर्दनाक चीज है। ये लगभग ऐसा ही है, कोई माता अपने नन्हे शिशु को दूध पिलाने के लिए अपने स्तनों से दूध दे और वो बच्चा उस माता के शरीर से अर्जित दूध को ऐसे फेंक दे। आज हम देखें, हम कहते हैं कि मधुरम की मिठाई बहुत अच्छी है या फला जेएमबी की मिठाई बहुत अच्छी है, लेकिन हमने कभी जो है ये नहीं सोचा कि वो गौ माता या वो किसान जो इसके लिए सुबह 3 बजे जागकर और अहरनिश उसके लिए पूरी तैयारी करता है, उसके प्रति हमारी क्या भावना है? क्या हमने कभी गौ माता को धन्यवाद किया कि वास्तव में वो गौ माता ने ये हमें दुग्ध प्रदान किया, ये धरती माता ने हमें इतनी फसल दी। इसी तरीके से वो किसान जो सर्दी, गर्मी, बाढ़ के समय, सभी मौसम की संबंधी प्रतिकूलताओं के समय इतना मेहनत से कार्य करता है, उसके प्रति संवेदनशीलता होने के बजाय हम जो है बाजारवाद के चक्कर में जो बाजारू ब्रांड्स हैं उनके लिए हम जो है उन्हें धन्यवाद देने की हमारी एक प्रवृत्ति बन गई है। इसी के चलते जैसे अभी ये आंदोलन हो रहा है, तो ज्यादा कुछ मुझे नहीं इसके बारे में आइडिया, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि हरियाणा और पंजाब इन 2 स्टेट्स में खास तौर से आड़तिया जो व्यवस्था है, जो बीच के बिचौलियों की व्यवस्था है, वो काफी डीप है, काफी गहरी पैठ है उसकी। उसके कारण उनकी जो है किसानों का इससे देखा जाए तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा लेना देना नहीं है, और यही कारण है कि उनकी आड़त पर इसका काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वो लगभग बेरोजगार हो जाएंगे जो बीच के सिस्टम में जो मध्यस्थ लोग हैं। यही कारण है कि पंजाब और हरियाणा विशेष तौर से इनके किसान जो है उसके लिए ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं बनिस्बत के सारे जो है इंडियन स्टेट्स के। तो मैं यही चाहूंगा कि खैर, लेकिन सारे लोग भारतीय हैं, हम जो है हमें एक मिल बैठ करके एक प्लेटफॉर्म पर इसके लिए ऐसा कुछ चर्चा करना चाहिए
कि आज ये सब चीजें देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि जिस राज्य ने, जिस राज्य से सरदार भगत सिंह हुए, जिस राज्य से करतार सिंह सराभा हुए, जिस राज्य से अनेक वीरों की फौज लग गई, जिन्होंने अंग्रेजों से युद्ध के समय जो है इतनी अनगिनत कुर्बानियां दी, वो लोग आज जो है आखिर हमारे देश के ही भाई बंधु हैं और हमें ये चाहिए कि उनसे मिल बैठकर सरकार को भी हर नीति पर उनसे एक जो है इस तरह से कुछ चर्चा करनी चाहिए। चर्चा से जरूर हल निकलते हैं। तो नाउ ओवर टू मैडम सुषमा। थैंक यू सो मच, थैंक यू शर्मा जी, जी। श्री पुरी साहब को नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे नाम पे आगे साहब लगा देते हैं, पता नहीं क्यों। साहब मत लगाया करें प्लीज। बहुत अच्छी वार्ता करी और मन में बहुत सारे प्रश्नों को आपने जन्म दिया। मैं शुरू से मानता हूं कि वो वार्ता सबसे अच्छी होती है जो आपको उत्तर न दे और जो आपके मन के अंदर बहुत सारे प्रश्नों को जन्म दे दे, क्योंकि उत्तर हमेशा थोपे हुए होते हैं, प्रश्न मूल होते हैं। आप उनके लिए मेहनत करते हैं, उनका उत्तर ढूंढने के लिए जतन करते हैं और उस मंथन में से कुछ अच्छा निकल के आता है। और जब बहुत सारे लोग इस तरह से जो तथाकथित मेरे को छोड़ के बुद्धिजीवी और वो किसानों की बातें करते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि हमको किसान की बात करने के लिए अपनी बुद्धि को एक बार साइड में रखना पड़ेगा। हम जो बहुत इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट होकर बात करते हैं वो किसान के सिस्टम को सूट नहीं करती है। किसान की तरह सोचना पड़ेगा। महिला की परेशानी दूर करनी है तो डॉक्टर साहब बैठी हैं, इनसे पूछिए महिला कैसे सोचती है, पहले ये समझ में आना चाहिए, फिर महिला की परेशानी दूर होगी। तो किसान की परेशानी दूर करने के लिए आपको 2 मिनट के लिए किसान के कुर्ते पजामे में जाना पड़ेगा, पैंट कमीज कोट छोड़कर। ये मैं मानता हूं। अब देखिए समस्याएं तो हमारे देश में गांधी जी ने शुरू से कहा था भाई कि जो विलेज लेवल है, पंचायत कह लें उसको या वहां की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। मुझे हैरानी होती है, इतने साल हो गए हमारे देश को, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी ये जो विलेज लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो कहां पर है, और अगर वो है तो उसके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या है, उसके पास क्या पावर्स हैं और किस तरह के वहां चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जाति प्रथा को लेकर, छूत अछूत को लेकर, गरीब अमीर को लेकर, बड़े छोटे मझोले किसान को लेकर। You will be surprised that large holding of land is only 9% of the total land holding in India. तो मेजोरिटी चंक कहाँ है? मेजोरिटी चंक है मार्जिनल फार्मर, जिसकी होल्डिंग लेस देन 1 हेक्टेयर है। और मजे की बात है वो 2010 के सेंसस के बाद 15-16 में वो परसेंटेज 7% बढ़ गया है मार्जिनल फार्मर। तो एक मुहावरा है ना कि भूखा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या और धोएगा क्या, वो एक मुहावरा है, मैं गलत बोल रहा हूँ, पर उसके पास है ही नहीं कुछ। वो उसके पास में जब तक कि डिस्पोजेबल सरप्लस नहीं होगा उसका जीवन का स्तर ऊपर नहीं आ सकता। वो अगर छोटे से खेत में सारी मशक्कत करके 20 बोरी कणक, जिसको पंजाबी में हम कणक कहते हैं, आप गेहूं कहते हैं, निकाल भी लेता है, तो उसमें से उसकी लागत है 2-4 बोरी, 5 बोरी जीती तो उसने कोई बीज लाया होगा, कोई उसने डीजल लाया होगा बिजली नहीं होने पर, कुछ ना कुछ उसने मजदूर तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, पर कभी कभी उसको वो भी रखना पड़ता है। नहीं तो एटलीस्ट उसकी खुद की जो मजदूरी है उसकी भी एक कॉस्ट है, उसको नोशनल कॉस्ट आपको ऐड करनी पड़ेगी। वो आदमी दिन भर काम कर रहा है तो उसकी जगह तो वो दिहाड़ी करे ना, जाके 400 रुपये रोज के कमा लेगा। वो खेती क्यों कर रहा है? उसने आपके और मेरे बाप दादा से कर्जा थोड़ी ले रखा है कि हमारे लिए गेहूं उत्पन्न करना की प्रतिज्ञा ले रखी है। उसने हमारे घर दूध का डोल लेके आने की उसने प्रतिज्ञा ले रखी है क्या हमारे बाप दादा से? नहीं, वो ये कर रहा है क्योंकि उसकी जबरदस्त मजबूरी है। वो ऐसे साइकिल में फंसा हुआ है, उसकी ऋण और ब्याज की जो मार है उसके ऊपर। आप हैरान होंगे, इन रूरल एरियाज कहीं कहीं पर 5%
से 5 रुपए सैकड़े से लेकर 10 रुपए सैकड़े तक ब्याज चार्ज किया जाता है फार्मर से। उसके घर में बेटी की शादी आ गई, उसके घर में कोई मौत आ गई, उसको 5 या 10 रुपए सैकड़े पे पैसा मिलता है। और वो भी कब मिलता है? जब वो वहां पर कुछ रखता है, वो चांदी के कड़े रखेगा, कुछ रखेगा, कुछ छोटी मोटी चीज रखेगा, तब उसको वो पैसा मिलता है। जबरदस्त है। तो अब ये तो समस्याएं हो गई। इलाज की बात शॉर्ट में बोलूंगा, पूल फार्मिंग या कलेक्टिव फार्मिंग या कोऑपरेटिव फार्मिंग इसका एक हल है, जहां पर सारे गांव के छोटे छोटे किसान उनको वो पूल कर दें अपनी लैंड को, एक जगह पर वो लैंड का बड़ा चंक ले आए। रिसर्च कहती है कि अगर 200 एकड़ का एक कलेक्टिव फार्म बन जाए तो वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, सबको डिविडेंड्स पे करने के लायक हो जाता है। अब आपने अगर अपने गांव में इस तरह के 10 या 20 या 50 कलेक्टिव फार्म्स बना लिए 200-200 एकड़ के, आपको क्या लगता है कि शहर में रहने वाला पूंजीपति वो अट्रैक्ट नहीं होगा वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए? वो फट से जाएगा उनके पास में, वो कहेगा आपके कलेक्टिव फार्म के बाजू में मैं प्रोसेसिंग प्लांट लगाता हूँ टमाटर की चटनी बनाने का, मैं यहाँ पर गेहूं साफ करने का प्लांट लगाता हूँ, मैं यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज लगाता हूँ, वहां पर लोकल मार्केट्स डेवलप करता हूँ। आज 2 या 3 रुपए में पंजाब में किसान को जब उसकी टमाटो की कीमत मिलती है, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, वो ट्रॉलियों को जिस बाजार में लेके आए होते हैं बेचने के लिए, वहां पर ट्रॉलियों को उल्टे कर जाते हैं वहां सड़क के किनारे। मैंने टमाटर देखा है, और सबरांत घर के लोग वहां से 5-5 किलो 10-10 किलो उस ढेर में से टमाटर अपनी थैलियों में भर के घर ले जाते हैं इस्तेमाल करने के लिए। ये शर्म की बात है हम लोगों के लिए। जो मिडिल मैन है वो जोंक की तरह से चिपटा हुआ है, जो एक बिजनेसमैन है उसने वो 2 रुपए की चीज को 40 रुपए का कर दिया हमारे किचन के शेल्फ तक आते आते। और जिसने हाड़ तोड़ मेहनत करके एडवर्स सर्कमस्टांसिस में काम करके, रात को बिजली आती है गांव में 2 बजे, वो बेचारा 2 बजे भागता है गांव में, पूरा गांव में जाग हो जाती है। दिन में वो बैठा होता है, खाना खा रहा होता है, शोर हो जाता है, बिजली आ गई, वो खेत की तरफ भागता है। व्हाट इज दिस? वही, इसके लिए कोई सिस्टम निर्धारित होना चाहिए। और जब ये एक बंटा हुआ है ना, उसकी कोई ताकत नहीं है, उसकी आवाज में भी कोई ताकत नहीं है। जब वो एक 200 एकड़ का कलेक्टिव फार्म हो जाएगा ना, तो वो एक ताकत बन जाएगा, क्योंकि उसको हर जना रिकॉग्नाइज करेगा। बुरा मत मानिएगा, उसको हमारा राजनेता भी रिकॉग्नाइज करेगा। उसको लगेगा यार एक ही जगह पर इतने सारे वोट हैं, इनको मैंने राजी नहीं किया तो मैं हार जाऊंगा। एक एक में जब तक बंटे हुए हैं वो लोग, उनको कर्ज देने वाला भी परेशान कर रहा है, पटवारी भी परेशान कर रहा है। वो 200 एकड़ का कलेक्टिव फार्म बन जाए तो पटवारी की हिम्मत है क्या उनको परेशान कर देगा? नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। These type of innovative thinkings are required, जिसमें मैं एक सिंपल चीज पूछता हूं। अभी सचिन जी ने एक आंकड़ा दिया कि 8,000 रुपए की मासिक आय एवरेज निकाली है गवर्नमेंट ने रिसर्च करके, कि 8,000 रुपए वो कमाता है। तो 8,000 रुपए कितना हो गया साहब? मेरे ख्याल से 300 रुपए दिहाड़ी, अब 4 संडे को छोड़ दिया जाए तो 300 रुपए की दिहाड़ी मिलती है ना उसको। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप में से किसी ने अभी रिसेंटली अपने घर में कोई मकान का काम करवाया है क्या? कोई दीवार बनवाई हो, कोई प्लास्टर करवाया हो? जो हम कमठाने से लेबर लेके आते हैं उसकी क्या कॉस्ट है आज की तारीख में? 500 रुपए में तो वो मजदूर ईंटें और बजरी उठाता है दिन भर। और हमारा जो खुद का मालिक है अपनी जमीन का, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए मिनिमम है सर। 1,000 रुपए मिनिमम है उनका। 1,000 रुपए तो कारीगर का है सर। हाँ। वो जो मेसन का, मैं लेबर की बात कर रहा हूँ, उसको हेल्प करता है, जो तसले में माल उठा के उसको देता है, या मजदूरी जो होती है उसकी 100 रुपए कम होती है। वो अगर मजदूर 450 में है तो मजदूरी 350 में है। ये भी एक विरोध हमारे मुल्क में, जो जिसको भी दूर किया जाना चाहिए। तो इससे बेटर तो मैं कहता हूँ वो कलेक्टिव फार्मिंग करता है ना। मैं बड़ी कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। वो कलेक्टिव फार्मिंग करता है और वो कहता है जी मेरी जमीन जो है ना, ये पौन हेक्टेयर मैं ये कलेक्टिव फार्मिंग में देता हूँ। आप तो एक काम करो गुरुदेव, कि मेरे को आप रोज के 500 रुपए दे देना, मैं तो पूरे 30 दिन आपके यहाँ लेबर करूंगा, संडे भी नहीं रखूंगा। और वो पॉसिबल है। वो इस कलेक्टिव फार्मिंग में जो कोऑपरेटिव फार्मिंग कर रहा होगी जो बॉडी, वो उन सब लोगों को 500 रुपए प्रतिदिन लेबर दे पाएगी और उनका स्तर ऊपर आ जाएगा। ये ऐसी छोटी सी प्रैक्टिकल चीजें हैं जिनको, पर अब इसके चैलेंजेस क्या है सोचिए आप। सबसे बड़ा चैलेंज है निरक्षरता, लैक ऑफ एजुकेशन।
आप उसको समझा ही नहीं पाओगे कभी भी कि भाई तू कलेक्टिव फार्मिंग कर ले, तेरे को फायदा होगा इसका बहुत जबरदस्त। वो कहता बाबूजी मैं तुम्हारी जमीन को नहीं दूं, ये खा जाए हमारी जमीन, मैं नहीं कट मैं दूं नहीं। दूसरा, आप जाति और बड़ी जाति छोटी जाति में इतने बटे हुए हैं कि आप उन 200 फार्मर के समूह में अगर 10 भी उच्च वर्ग के आ गए तो वो कहेंगे यार हम तो इनके साथ धंधा क्या करें यार, ये चूड़े चमा रहे हैं। ये बुरा मत मानिए, ये फैक्ट है, ये हमारी मानसिकता है। व्यापार नहीं करूंगा मिलकर, क्योंकि इनको तो हम हमारे घर में नहीं आने देते, इनको हम हमारे घर में पानी नहीं पूछते, या हम इनके साथ बिजनेस कैसे करेंगे साथ में। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको गांधी जी और विनोबा जी और सब कहते कहते चले गए इस दुनिया से। उनकी बात हम कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छी मानते हैं, हम एक दिन मना लेते हैं साल में उनके लिए, विनोबा जी के लिए, और उसके लिए वो भूदान करा गए, ये करा गए, वो करा गए, बट वेयर इज द रिजल्ट। तो हमें, और मैं तो अपनी बात भी करता हूँ, मैं भी यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, मैंने क्या कर दिया किसी के लिए, या हम समूह में भी हमने क्या कर लिया ऐसे किसी फार्मर के लिए। ऐसी बात करना और डिस्कशन करना, पर हाँ ठीक है मंथन करते हैं। तो राम नारायण जी ने बताया कि कुछ बात निकल के आती है, इनके अपने तजुर्बे हैं, इन्होंने देखा है कि कलेक्टर नहीं करता है जो काम मैं जाके वहाँ लाइनमैन से करवाता था। ये चीजें तजुर्बे की हैं, ये तजुर्बे से आती हैं। पर हम, मैं कहता हूँ कोई छोटा सा भी दीपक एक जल जाता है, इंदौर में ही जल जाए, या जैसे हमारे काकानी जी ने रतलाम में जला रखा है, तो उसका प्रकाश अगर धीरे धीरे सब तरफ मिलता है तो ये बहुत अच्छी पहल होगी। और अगर ऐसे एक कोऑपरेटिव फार्म को भी आप इंदौर के आसपास के किसी एरिया में या डेवलप कर पाए और उसका रिजल्ट लोगों को दिखा पाए, तो आई थिंक वो एक लोगों के लिए बड़ा एक आई स्टॉपर होगा, और एक लोगों के लिए बड़ा एक अलार्मिंग सुखद मैसेज होगा। बिल्कुल सही बात है कि किसान इलिटरेट है, इसलिए हम उन्हें कुछ भी बता नहीं पाते हैं। उनको कीटनाशक की कंपनियां लालच देके, मोटरसाइकिल देके, जीप देके उनको अपनी तरफ कर लेती हैं, और हम कुछ नहीं बता पाते क्योंकि वो निरक्षर है, कुछ पढ़ नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, पर आपके इनोवेटिव आइडियाज भी पूरी साहब बहुत अच्छे हैं, और हम अपनी नेक्स्ट मीटिंग में ये इनोवेटिव आइडियाज का ही सेशन रखेंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं हमारी तरफ से। हम पूरी साहब एक बात समझिए कि एक विचार जो यूनिवर्स में जाता है ना, वो भी चेंज करता है। एक विचार, सोनी साहब मेरी बात से राजी होंगे, एक विचार, अगर एक प्रार्थना कैसे काम करती है, एक विचार जो यूनिवर्स में गया है वो अपना एक्शन दिखा के रहेगा, तो हमारी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, कभी ना कभी तो सूरज उगेगा। और मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री हरीश जी को। हरीश जी, आप कुछ अपने विचार शेयर करना चाहेंगे? आप अनम्यूट कर सकते हैं हरीश जी। नमस्ते जी, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। नमस्ते जी। हरीश जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आज हरीश जी नए ज्वाइन हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल। नमस्कार जी, मेरा नाम हरीश बम्बानी है। मैं पिछले 31 साल से ओएनजीसी में नौकरी कर रहा हूँ। तो बाय एजुकेशन में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और अभी मैं ओएनजीसी के महाराष्ट्र में उड़ान प्लांट है मुंबई के पास, उसमें मैं पोस्टेड हूँ। तो अभी मैंने जो सुना, एक्चुअली ये फार्म लॉस को लेके रियलिटी क्या है वो तो किसी को भी शायद समझ नहीं आ रही, और उसको लेके रियली इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटीज हैं और एप्रीहेंशन हैं। तो मैं सबसे पहले तो पुरी साहब का ही धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से ना ये बात बताई। और चूंकि मेरा बैकग्राउंड रूरल नहीं है तो मैं ये नहीं जानता, लेकिन मेरे बहुत कुछ करीबी मित्र हैं जो यूपी में अलीगढ़ की साइड से रहे हैं फार्मिंग में। तो जो पुरी साहब ने कहा उसमें मैं एक दो वर्ड्स ही और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है, उन्होंने बहुत ही सटीक ढंग से बताया कि जो सच्चाई यह है कि हमारे अपने बायसेस इतने स्ट्रांग हैं, सदियों पुराने हैं, कि हम उससे बाहर नहीं उभर पा रहे। जैसे मेरा मित्र बताता है, इसमें जो जैसे उन्होंने टमाटर का पर्टिकुलर किस्सा दिया, होता क्या है कि एक जैसे भेड़चाल कही जाती है। मान लीजिए जैसे छोटे छोटे मार्जिनल फार्मर्स हैं, अब मान लीजिए एक साल में आलू की अच्छी फसल हुई, आलू पे अच्छा पैसा मिल गया, सभी आलू बो देंगे, ऑटोमेटिकली प्योर इकोनॉमिक्स से डिमांड और सप्लाई की बात आ जाती है। सप्लाई मार्केट में बढ़ गई, ऑटोमेटिकली रेट गिर गया। अब अगर कोऑपरेटिव होगी तो हो सकता है कि उनमें से कोई अपने आप जो होंगे लोग होंगे जो प्रैक्टिकली सोचेंगे कि जरूर हम बैलेंस करके करें, और फिर फाइनली सबका बैलेंस बराबर हो जाए।
तो ये चीज है डिफिकल्ट, बट यस, अगर उसमें एफर्ट हो और वहां से लोकल लेवल पे एफर्ट हो तो शायद हम कर पाए। और उसको सपोर्ट करना इसलिए जरूरी है, मुझे एक बहुत पुराने क्षेत्रकारी संगठन चीफ रहे थे शरद जोशी जी, तो उनकी एक लाइन याद आती है, मैंने कहीं टीवी में पढ़ी थी। वो कहते हैं, उन्होंने कहा था, मरते तुम भी हो, मरते हम भी हैं, हम कम दाम में बेचकर मरते हैं और तुम ज्यादा दाम में खरीद कर मर जाते हो। तो वही बात है, 2 रुपए की चीज 40 की क्यों हो? अगर वो 10 रुपए की चीज 40 की हो तो हमारे एक बहुत बड़े वर्ग को 10 रुपया मिल गया और हमारे तो 40 जा ही रहा है। तो ये 38 की जगह 30 हो, तो वो चीज कहीं ना कहीं टूटनी बहुत आवश्यक है। और जब तक ये ग्राउंड लेवल नहीं होगा, एंड सेकेंडली क्या है, इफ वी स्टार्ट सीइंग इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, हो क्या रहा है कि एक पॉइंट पे इवन जो एग्रीकल्चर है उसको बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं सूरत में रहा हूँ, मुझे कई चीजों का दुख होता है, वांट टू शेयर इट हियर। क्या होता है, आज एक धंधा बन गया है एनए करा देना जमीन को। होता क्या है कि हम सोच रहे हैं, जैसे तो पुराने जमाने में एक थिंकिंग थी कि आदमी अपनी 2-3 पुश्तों के लिए सोचता था कि मैं जमीन में कैसे बेहतर करूं। आज वो सोचता है मैं आज कुछ कर दूं। करोड़ रुपए में जमीन बिक गई, 10 करोड़ में जमीन बिक गई, उसको एनए करा दिया, जो भी करके हमने तंत्र से उसमें बिल्डिंगें खड़ी कर दी। मुझे ये डर लगता है कई दफा एग्रीकल्चर लैंड खत्म होगी, क्या टेरिस पे उगाएंगे हम सब्जियां, फल, अनाज कहाँ से लाएंगे हम? तो जब तक उस जगह वो अट्रैक्ट, एंड वी कैन नॉट ब्लेम द यूथ, यंगस्टर्स को जहां अट्रैक्टिव मिल रहा है, जहां ल्यूक्रेटिव है, वो बच्चे जाएंगे, वहां नौकरियां करेंगे, वो करेंगे, तो ये पेशा हमारा छूटता चला जाएगा। और सच्चाई ये है कि जब तक हम अन्न में पूर्ण है तब तक ही हम मजबूत है। कोई हमें डरा नहीं सकता, दबा नहीं सकता। तो इसकी जो इम्प्लीकेशन है बहुत सिवियर है, और रियली फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो कुछ रास्ता भी नहीं दिखता। आई होप एंड प्रे कि दिस थिंग्स बिकम वेरी गुड, और रियली बेस्ट ब्रेन्स अगेन गो टू एग्रीकल्चर, कि वहां पे उन्नति हो, बढ़े और खुशहाली हो, सो दैट हम लोग प्राउडली बच्चों को, बेटा आप एग्रीकल्चर में क्यों नहीं जाते, वहां क्यों नहीं कंट्रीब्यूट करते। और सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल उसमें मैं कहना चाहता हूँ सबको, गुजरात है फॉर द मिल्क। अब अमूल जो एक है कोऑपरेटिव सिस्टम, बट द फंडामेंटल डिफरेंस, जैसे पुरी साहब बताया था, वो एकदम स्ट्राइक किया। उसमें कहते हैं भैंस और गाय मेरे घर बंधी हुई है, तो मेरी जाति से कोई लेना देना नहीं है, भैंस और गाय की नस्ल से ही लेना देना है कि दूध कितना देती है। लेकिन जब जमीन को मैंने एक करना है, जमीन में हम सब साथ काम करेंगे, तो यस, कास्ट, रिलीजन, हमारे इकोनॉमिक डिवाइसेस आएंगे, लेकिन समवेयर अलोंग द लाइन वी हैव टू वर्क। मुझे लगता है ये शायद हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि हाउ दीज थिंग्स कैन बी मेड आउट, कि हमारा एग्रीकल्चर बढ़े। और ना सिर्फ बढ़े, नॉट इन द सेंस कि हमारे फूड प्रोडक्शन, आज देखिए दूसरी प्रॉब्लम क्या है, एक तरफ यह है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सरप्लस होती है गेहूं, और एक दफा उड़ीसा में हमारे यहाँ अकाल पड़ता है। अगर आजादी के बाद भी देश में अकाल पड़ रहा है तो इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं है। आज तो कोई शोषण नहीं कर रहा, लेकिन हमारे समाज में कुछ तो तंत्र में फ्लॉ है कि हम वहां से वहां पहुंचा नहीं पा रहे अपनी चीजें। और फिर जैसे इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की, पेस्टिसाइड्स की फार्मिंग की जा रही है बात, उससे जो हमें नुकसान हो रहा है, सेहत को नुकसान हो रहा है, इम्यून सिस्टम हमारे अटैक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज, उसमें उतनी ही सीरियसनेस चाहिए कि हम बढ़िया क्वालिटी की अनाज को, बड़े क्वालिटी की सब्जियों को पैदा कर सकें, और नॉट ओनली अपनी कंट्री का कर सके, सरप्लस करें और उस क्वालिटी का करेंगे, एक्सपोर्ट करें। व्हेन वी डू दिस, तभी हमारे क्या होगा कि इस सेक्टर में अट्रैक्शन रहेगी और लोग भागेंगे, और बेस्ट ब्रेन्स, बेस्ट टैलेंट विल अगेन गो देयर। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज बहुत लोग हैं जिनको ग्राउंड से जुड़े हुए, इनको बहुत कुछ आइडिया है। थैंक ईच वन ऑफ यू। नमस्ते। थैंक यू सो मच हरीश जी, आपके इनपुट्स बहुत ही अच्छे हैं। और मैं मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है हुई है कि हम ऑनलाइन बहुत सारा कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो मुझे ऐसी आशा लगती है कि अगर हम किसानों के साथ भी ऐसी वार्तालाप कर सके, वहां भी ऐसी सुविधा हो, तो मुझे लगता है कि वो जो इलिटरेसी रेट भी कम होगा और हम अपनी बात भी वहां पहुंचा पाएंगे। पहले जैसा कठिन समय तो नहीं है कि हमें कभी भी कुछ भी कहना है तो गांव में ही जाना पड़ेगा। अभी हम यहाँ बैठे बैठे भी वहां बात कर सकते हैं। तो हम ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, बस वही जैसे शर्मा जी ने कहा ना कि सेंसिटिविटी चाहिए, और पूरी साहब ने बताया जो आइडियाज चाहिए। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री अंकित तिवारी को, जो अभी ट्रैवल कर रहे हैं फिर भी ज्वाइन हुए हैं। मैं अंकित जी का धन्यवाद भी देती हूँ। अंकित जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ बोल पाऊंगा क्योंकि अभी जी मैं होटल जा रहा था। जी एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी सागर में हूँ, और जिस सब्जेक्ट को लेकर हमारी डिस्कशन चल रही है, मैं हाँ उसी के रिसर्च के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं बहुत यहाँ बढ़िया। पे एक 30-32 साल के लड़के से मिलने आया हूँ, जिसने, जो हम बोलते थे घाटे की खेती होती है और ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उस सबको एक तरफ करते हुए
खेती को प्रॉफिटेबल बनाया, प्राकृतिक बनाया, 18,000 किसानों को उससे जोड़ा और कई पुरस्कार भी जीते। तो कल से मेरा 2 दिन का यहाँ कार्यशाला है, जिसको मैं प्रैक्टिकली खेत पे जाके देखूंगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। उसके बाद जब नेक्स्ट मेरा विजिट होगा तो वो 1 वीक का होगा। मैंने कहा पहले यूट्यूब पे तो बहुत कुछ देख लिया है और बहुत सारी दिमाग में क्वेश्चंस भी थे, कन्फ्यूजन्स भी थे। तो उसके लिए मैंने कहा फील्ड पे जाया जाए, तभी समझ में आएगा कि वाकई में रियलिटी क्या है, गलती किसकी है। कई जगह किसान भी गलत है, कई जगह सरकार भी गलत है, कई जगह कंज्यूमर भी गलत है, आड़तिया भी गलत है। लेकिन हम ये देख सकते, मेरा ये मानना है कि हमें ये देखना है कि हम कहाँ से क्या सुधार कर सकते हैं, हम क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं। सारी चीजें पूरी खिलाफ हो वो मैटर नहीं करती है, उसके बीच में से हम रास्ता कैसे निकालते हैं, उस चीज के लिए मैं स्पेशली यहाँ आया हूँ। तो ज्यादा तो कुछ आप नहीं बोल पाऊंगा इससे ज्यादा, बाकी मेरा तो बस यही बोलना था। थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप वहां से बहुत अच्छा सीख के आए और फिर हमारे आप कंट्रीब्यूट करें। एक ना एक दिन तो हमारे देश में किसान खुशहाल होंगे ही। जिस तरह से मैं आपका उत्साह देख रही हूँ, नौजवान 2 दिन के लिए सीखने जा रहे हैं कि प्रॉफिटेबल खेती कैसी होती है। आप देखिए उत्साह कितना जबरदस्त है। बहुत सो मच, शानदार, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच अंकित। थैंक यू मैं मैम, थैंक यू। आर्यन भट्ट जी से निवेदन करूंगी, वो सुन पा रहे हैं? आर्यन भट्ट जी, निखिल पांचाल जी, प्रमोद शर्मा जी। नमस्कार मैडम, मैं प्रमोद शर्मा बोल रहा हूँ। जी और एक्चुअली में आज का विषय तो बहुत ज्वलंत विषय है, और इस संदर्भ में जो विचार प्रस्तुत किए गए सोनी साहब की तरफ से, मिस्टर पुरी साहब की तरफ से, और मिस्टर हरीश जो हमारे साथी कार्यरत हैं हमारे एक दूसरे वर्क सेंटर पर, काफी अच्छे विचारों के बारे में जानकारी दी गई। हम सब ये जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और कृषि हमारी विशेषता भी है। यदि हम कृषि से संबंधित जिसके लिए जिसमें किसान का बहुत बड़ा रोल है, यदि उसका लेवल हम इम्प्रूव कर पाए तो हम अपने हिंदुस्तान का लेवल भी इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारा जब हमारा जब हमारे किसान का लेवल इम्प्रूव होगा, उनके रहने उनकी 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 उनके जो रहने की जो व्यवस्था वगैरह सब अच्छे से होगी, उनको कोई परेशानी नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि हम इन जनरल हमारा 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 हिंदुस्तान हमारा देश भी प्रगति करेगा। इसमें जो चीजें जो बताई गई हैं मेनली कि इसमें कई फैक्टर्स हैं, कई इसमें कड़ियां हैं, जिन कड़ियों की वजह से किसानों का जो की स्थिति है उसमें बदलाव नहीं आ रहा है हमारी आजादी के बाद भी। तो उन चीजों को क्रिटिकली देखना पड़ेगा, और उसमें क्योंकि कोई भी कड़ी यदि कमजोर होती है तो हमारा पूरा सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो हर चीज को बहुत ही क्रिटिकल तरीके से देखना है, और उसमें जिस तरीके से इम्प्रूव कर पाए तो हमारे लिए वो एक सबसे अच्छी, एक बहुत बड़ी ये हमारी जो आज की जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन को उनको एक उनको उसमें कार्य करने के लिए भी प्रेरित करेगी, और उनके पास में ऑप्शंस भी होंगे कार्य करने के लिए, यदि हम इन चीजों में इंटरेस्ट डेवलप कर पाए। तो मैं इस विषय में बहुत ज्यादा डीपली मेरे को इतना समझ नहीं हो पा रही है, बट मुझे इस बात का बड़ा दुख हो रहा है कि जो सबसे ज्यादा इस चीज में मेहनत कर रहे हैं वो सबसे कम पा रहे हैं। तो उनको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए उनकी स्थिति को, इसमें हमारे जो संबंधित व्यक्ति हैं और हमारे जितने भी जो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनसे ये निवेदन है कि वो उनके लिए कुछ कर पाए या हम कुछ कर पाए, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू शर्मा जी, आपके सद्भावना इस प्रोसेस को आगे जरूर बढ़ाएगी। मैं विजय नरवणे जी से निवेदन कर रही हूँ। आप सुन पा रहे हैं मुझे? विजय नरवणे जी, जो खुद रिटायरमेंट के बाद एक बहुत ही इंटेलिजेंट
कृषक हैं। विजय नरवणे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी अभी ज्वाइन किया है, शायद हम नेक्स्ट टाइम उनको सुन पाए। तो मैं सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं सचिन जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। सचिन जी ने देश के किसानों के बहुत अच्छे आंकड़े बताए और हमको अवगत कराया कि जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है वो सबसे दुखी है। और हम जो है, मतलब मुझे तो सच में गिल्टी लगता है। मैं अगली बार किसी किसान से फीस लूंगी तो मुझे सच में ऐसा लगेगा मैं पाप कर रही हूँ। तो हमको अपनी तरफ से, हर व्यक्ति को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे सोनी जी ने बताया था ना उस गिलहरी का, कि वो छोटी सी गिलहरी, हाँ मैं उस सब तरफ रहना चाहती हूँ जहाँ किसानों की मदद हो जाए, उस पाली में रहना चाहती हूँ। तो एक ये विचारधारा हमारे देश में फैलेगी। अभी हमारी मीटिंग छोटी सी है, अभी अभी शुरुआत हुई है, पर हो सकता है ईश्वर की कृपा हो तो ये जन आंदोलन ज्यादा बड़ा रूप ले ले। और इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ और अगले शनिवार 5 बजे आमंत्रित करती हूँ। विशेष धन्यवाद श्री सचिन जी का। हाँ जी, हाँ जी। मानवता की जीवन ज्योत जलाना है, गाय गरीब और नारी की रक्षा करना है। गरीब यहाँ किसान है। मानवता की जीवन ज्योत जलाना है, गाय गरीब और नारी की रक्षा करना है। भ्रष्टाचारी पापी पाखंडी राजनीति के इस शोर शराबे में घर घर मानवता का अलख जगाना है, घर घर मानवता का अलख जगाना है। किसानों के लिए हम जितना अच्छा कर सके कोशिश करेंगे। आज की इस मीटिंग से सभी को एक बार मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। सुषमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी को धन्यवाद, सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद और विशेष धन्यवाद धर्मेंद्र जी को, जो अभी टूर पे आए हैं, मतलब ट्रिप पे आए हैं, फिर भी उन्होंने हमें समय दिया। उसके लिए 2-3 बार बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो कोई भी अपना ट्रिप का टाइम मीटिंग्स के लिए नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय किसान। जय भारत। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।